देखेंगे हमारी लूसेंट बुक का जो भारतीय व्यवस्था का चैप्टर है, भारतीय संविधान की विशेषता है, ठीक है, इसके हम 35 से ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जितने भी इसमें प्रश्न उत्तर होंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहने वाले हैं जो आपकी सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करते हैं, यानी कि भर्ती की परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न, आज के हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? दोस्तों, सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान आपको किसका है? वो है, मतलब आपको बताना ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत, ठीक है। भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा है, लिखित है और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा संविधान क्यों था हमारा? क्योंकि मूल रूप से हमारे संविधान में, ठीक है, मूल रूप से हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे और मूल रूप से हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में कितने हमारे? देखिए, वर्तमान में हमारे हो गए हैं 470 प्लस, ठीक है, संशोधन कर करके 470 प्लस हो चुके हैं, लेकिन मूल संविधान में 395 थे और अभी भी 395 हैं, लेकिन उनके सब क्लॉज बन के 470 प्लस हो चुके हैं, ठीक है। और अनुसूचियां कितनी थी हमारे संविधान में? जो अनुसूचियां थी वो कितनी थी? वो थी 8। टोटल अनुसूचियां 8 थी। अब कितनी है? वर्तमान में 12 है, ठीक। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 8 थी हमारे मूल संविधान में, इसलिए हमारा संविधान था काफी बड़ा बन गया था, ठीक है। इतना मतलब 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, अब जो वर्तमान में 12 हैं, इन सबको मिला के आप देखेंगे तो इतनी किसी भी देश की संविधान में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। ये सिर्फ भारत के संविधान में मिलेगी, इसलिए भारत का संविधान जो सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान कहा गया है। इसमें डिटेल में हर चीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? दोस्तों, भारतीय संविधान कैसा आपको बताना है। कठोर है, लचीला है, नहीं कठोर नहीं लचीला, या अंशतः कठोर या अंशतः लचीला है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ठीक है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला हमारा संविधान, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इसका क्या अभिप्राय है, ठीक है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीले का क्या है? देखिए, कठोर संविधान और लचीला संविधान में ये फर्क होता है सॉरी, हमारे संविधान कठोर है, ठीक है, या लचीला है, हम ये दोनों चीज नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। देखिए, अमेरिका का जो संविधान है, ठीक है, उसको हम कठोर की श्रेणी में रखते हैं, और जो लचीला संविधान है, ठीक है, वो है ब्रिटेन का, और भारत का संविधान इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यानी कि कठोर और अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला। लेकिन कुछ संशोधन जो हमारे संविधान के हैं वो आसानी से संशोधित किए जा सकते हैं, और कुछ संशोधन ऐसे हैं जो जो आसानी से संशोधन जिनमें नहीं किया जा सकता, इसलिए उन संशोधनों को हम कठोर कहते हैं। इसलिए इन दोनों का ये संयुक्त रूप माना जाता है। हमारे देश का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य है, अनम्य है, नम्य और अनम्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये पिछले प्रश्न की तरह है, हमारा देश का संविधान जो है वो नम्य में अनम्य नहीं, यानी कठोर या लचीला उसका मिश्रण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का यूनियन, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्यों का एक यूनियन, ठीक है। राज्यों का एक यूनियन माना गया हमारे संविधान को, ठीक। भारत के संविधान में भारत को, संविधान जो है हमारा, उसमें भारत को हमने क्या माना है? राज्यों का एक यूनियन माना है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। उसका मतलब भारत की सरकार का राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि भारत की जो सरकार है उसके लिए कोई भी धर्म सर्वोपरि नहीं है, सब धर्म उसके लिए समान है। उसके लिए कोई भी धर्म सर्वोपरि नहीं है, सब धर्म उसके लिए समान है, और किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेती है, ठीक है। इसलिए हमारे
देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, या भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, संसदात्मक प्रजातंत्र है भारत, ये आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारी जो संसद होती है, ठीक है, संसद है हमारी, उसके दो सदन है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, ये उच्च सदन है, इसको हम निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, लोकसभा हमारी निम्न सदन है, राज्यसभा में उच्च सदन है। ठीक है, इसलिए हमारा देश का संवैधात्मक प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक, क्योंकि संसद ही सर्वोपरि हमारे देश में, जिसके आधार पर हमें हमारे देश में प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र की स्थापना की गई है। और जो संसद होती है, ठीक है, यही सर्वोपरि होती है, यानी कि संप्रभु होती है, सारी शक्ति इसमें निहित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? सॉरी, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या उपयुक्त सभी कथन गलत है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सही कथन बताना है हमने, सही कथन है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यानी कि हमारे देश में कई ऐसे प्रावधान हैं जो दूसरे देशों के संविधान से, ठीक है, लिए गए हैं या वहां के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। उपरोक्त सभी सही है। दोस्तों इस प्रश्न का सही होगा उत्तर उपरोक्त सभी सही है। देखिए यहाँ पे संसदीय पद्धति की सरकार भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है और विधि के शासन की स्थापना भी की गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान संप्रभु, लोकतंत्रात्मक, निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया था। या संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताना है कौन सा कथन। ऑप्शन डी, ठीक है, संविधान के प्रवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे हमारे देश में? मूल कर्तव्य हमारे जोड़े गए हैं 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक, और ये हुआ कब था? ये हुआ था 1976 में। ठीक है, 1976 में हुआ था 42वां संशोधन, जिसके आधार पर हमारे देश में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें हमारे संविधान में अनुच्छेद क्या जोड़ा? अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 51A को जोड़ के मूल कर्तव्य जोड़े गए। देखिए मूल संविधान में कितने थे? जब मूल संविधान जो हमारा लागू हुआ था उसमें कितने कर्तव्य थे? प्रारंभ में 10 थे टोटल। ठीक है, 10 थे हमारे। जब ये जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे? 42वें संशोधन 1971 के द्वारा। ठीक, आपको याद रखना है, मेन पॉइंट ये है कि आपको याद रखना है कि मूल संविधान जो था उसमें एक भी संविधान ये मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वें संशोधन 1976 के बाद ये जोड़े गए थे। ठीक है, इसमें हमें एक 76 के बाद ये जोड़े गए थे। ठीक है, इसमें हमें एक संशोधन करके एक अनुच्छेद जोड़ा, 51A जोड़ा। ठीक है, जिसके अंदर हमने 10 मूल कर्तव्य को रखा था, लेकिन अब उसके बाद ये 11 हो गए। ठीक है, यानी कि एक कर्तव्य और जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया दोस्तों? ये जोड़ा गया हमारा 46वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, 46वें संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 2002 में। ठीक है, 2002 में ये संशोधन हुआ 86वां, जिसके आधार पर हमें एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया दोस्तों? इस मूल कर्तव्य में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है 86वें संशोधन के द्वारा। एक और मूल कर्तव्य जोड़ के, जो कि 2002 में हुआ था। ठीक है, ये आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं इस प्रश्न से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही है दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी यानी कि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है।
भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों ही जो तत्व हैं वो भारतीय संविधान में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान है किस प्रकार का? अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला, अधिक कठोर, अधिक लचीला कम। दोस्तों इस प्रश्न का हम देख चुके हैं, इसका होगा सी उत्तर, कठोर कम लचीला अधिक। ठीक है, कठोर कम है, लचीला अधिक है, यानी कि ऐसे प्रावधान कम है जिनमें संशोधन मुश्किल से किया जा सकता है। अधिकांश जो है संशोधन हम आराम से कर सकते, मतलब साधारण भाव से कर सकते हैं, इसलिए लचीला अधिक है और कठोर कम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का? एकात्मक है, पूर्ण संघात्मक है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, या फिर भावना में संरचनात्मक, संघात्मक, संरचना में एकात्मक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? देखिए संरचना में संघात्मक, संरचना में संघात्मक हम जो कहते हैं उसका अर्थ होगा जैसे कि इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, संरचना में संघात्मक यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर है ये, इसकी विशेषताएं हैं जैसे कि दोहरी सरकार। ठीक है, दोहरी सरकार है यानी कि केंद्र में अलग होती है, राज्यों में अलग होती है। ठीक है, हमारे देश का एक लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान है, ये संघात्मक की विशेषताएं बता रहा हूँ। लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि सर्वोच्चता हमारे संविधान की है, संविधान के अनुसार ही हमें कानून का पालन करना होता है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन कैसे? केंद्र सूची, राज्य सूची बनाई गई है, जिससे कि केंद्र और राज्यों के कार्यों का निर्धारण किया गया है, यानी कि उनमें उनको बांटा गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की हमने अवधारणा अपनाई है। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। ठीक है, ये संघात्मक संरचना में संघात्मक होने का ये प्रमाण है। और संविधान में संशोधन की कठिन प्रक्रिया है। ठीक है, संविधान में संशोधन की कठिन प्रक्रिया अपनाई गई है। ये हमारे हो गए, ये सारे सारी विशेषताएं किसकी हो गई? संरचना में संघात्मक की, संघात्मकता की ये सारी विशेषताएं आपको देखनी है। ठीक है, इसके अलावा एकात्मक लक्षण होते हैं संविधान के हमारे। ठीक है, एकात्मक लक्षण हमारे कौन कौन से होंगे दोस्तों? एकात्मक लक्षण कौन कौन से होंगे? जैसे कि अनुच्छेद 3 है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या होता है? राज्यों की सहमति के बिना ही जो केंद्र है उसके क्षेत्र और नाम में बदलाव आराम से कर सकती है। के बिना ही जो केंद्र है उसके क्षेत्र और नाम में बदलाव आराम से कर सकती है। ठीक, इसके अलावा आपातकाल में सभी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति करता है केंद्र सरकार की सिफारिश पर। एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे इसमें किया गया है, एक ही नागरिकता है। ठीक है, एक ही संविधान है। देखिए पहले 2 संविधान हुआ करते थे कि जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था उसका भी एक संविधान अलग था, लेकिन मुख्य रूप से हमारे देश में एक ही संविधान लागू था और वर्तमान में तो अब एक ही हो गया, जम्मू कश्मीर का संविधान भी अब लागू नहीं रहा। इसके अलावा राज्यों की स्वायत्त समितियां होती हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के एकात्मक के लक्षण आपको बता दिए मैंने। ठीक है, और संघात्मक के भी बता दिए, तो आपको पता लग गया कि नाम एकात्मक में क्या अर्थ होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्यों है भावना में एकात्मक? क्योंकि इसमें क्या है कि देखिए केवल संसद में संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा। देखिए भावना में एकात्मक है, क्यों है? क्योंकि संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने की अधिकार संसद को है सिर्फ। ठीक है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार भी है और अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। ठीक है, भावना में एकात्मक है हमारा संविधान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का संविधान है, या फिर तानाशाही संविधान है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि संविधान बनाने में जिनकी भूमिका थी वो अधिकांश रूप से सारे के सारे वकील ही थे। ठीक है, सारे वकील थे जिन्होंने संविधान को बनाया था
और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी एक वकील ही थे। ठीक है, और बाकी जितने भी और समिति में सदस्य थे वो अधिकांश रूप से वकील ही थे, इसलिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा है वो पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है, क्योंकि जो हमने अधिकांश अनुच्छेद जो ग्रहण किए हैं वो भारतीय संविधान के अंदर भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किए हैं, इसलिए सबसे अधिक प्रभाव भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारत का संविधान परिसंघीय है, यह हमें किस बात से निर्धारित होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से ये निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, जिससे ये पता लगता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसलिए हमारे देश को भारत में प्रजातंत्र स्थापित है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है क्या है? 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल या 500 से अधिक आर्टिकल? दोस्तों भारतीय संविधान में जो है कि 350 से अधिक आर्टिकल है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए मूल रूप से तो 395 थे। ठीक है, तो यानी कि 350 से अधिक हुए, लेकिन वर्तमान में हम कह सकते हैं कि 470 प्लस है, संशोधन कर करके वो 470 प्लस हो चुके हैं, लेकिन मूल संविधान में 395 थे। इसलिए अगर प्रश्न आता है तो आपको 350 के जो भी उत्तर में ठीक है टिक करके आना होगा। ये बीपीएससी 1998 में आ चुका है क्वेश्चन, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान में वो आजकल पूछता है कि कितने अनुच्छेद हैं, मूल संविधान में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, अनुसूचियां मूल संविधान में कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? दोस्तों भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। ठीक है, हमारे भारत में शासन व्यवस्था की जो अपनाई गई है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली अपनाई गई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, संविधान, संसद या धर्म? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संविधान। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का क्या कारण है? दोस्तों भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का क्या कारण है इन चारों में से? दोस्तों इन चारों में से हमारा आपको देखना है, इनमें अनेक संशोधनों के अनुभव समाविष्ट हैं, इनमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या फिर इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान समाविष्ट है, इसलिए कि हमारा जो संविधान है वृद्ध, ठीक है, काफी ज्यादा वृद्ध यानी कि काफी बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें संघ विधान समाविष्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? दोस्तों भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय है या निर्वाचन आयोग है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अभिभावक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? दोस्तों भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा आपको बतानी है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 18 वर्ष। ठीक है, हमारे यहाँ पे वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हमारे मूल संविधान में जो हमारा जो शुरुआती है ना, शुरुआत में हमारे जो मताधिकार की आयु थी वो 18 नहीं थी। हमारे जो मताधिकार की आयु थी वो 18 नहीं थी, वो 21 हुआ करती थी। ठीक, क्या हुआ करती थी? वो 21 हुआ करती थी, लेकिन इसको हमने 18 कर दिया। कब किया ये किया था 61 में संशोधन के द्वारा। ठीक है, 61 में संशोधन के द्वारा किया गया था। ये किया गया था 1988 को। ठीक है, 1988 को संशोधन किया हो गया। 21 वर्ष की आयु होती थी क्या वोट करने की, उसको 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 1988 में हुआ था, 1989 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, और कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 326 जो हमें मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 326 मताधिकार का अधिकार हमें प्रदान करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ व्यवस्था एक विशेषता है। भारतीय संघ व्यवस्था एक विशेषता है। भारतीय संघ व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या शक्ति का एकीकरण। क्या है दोस्तों? देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता हमारी संघीय व्यवस्था की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द किन शब्दों को स्थान दिया गया? भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया आपको बताना है। देखिए, संघीय राज्य, राज्यों का संघ, संघों का राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ। भारत में एक मिनट, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ का प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सब क्लोज 1 में कहा गया भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, यानी कि इंग्लिश में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 1 सब क्लोज 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां लिस्ट है? दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी लिस्ट है? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3। ठीक है, हमारे संविधान में सूचियां कितनी दी गई हैं? 3 दी गई हैं। ठीक है, सूचियों से क्या अभिप्राय है? जिनमें मतलब 3 सूचियां हमारी। कौन कौन सी? देखिए, केंद्र की सूची है एक, राज्य की सूची है एक, और एक समवर्ती सूची है। ठीक, 3 सूचियां दी गई हैं हमारे अंदर, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, केंद्र सूची में 100 विषय दिए गए हैं, राज्य सूची में लगभग 61 है और समवर्ती में 52 है। देखिए, केंद्र में केंद्र कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य बना सकता है, समवर्ती सूची में राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, लेकिन जो अगर दोनों में टकराव होता है तो केंद्र का, ठीक है, केंद्र का कानून ही सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, और ये तीनों अनुसूचियां किस में दी गई? ये हमारी 7वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, हमारे देश की जो अभी 12 अनुसूचियां है ना, ठीक है, 12 अनुसूचियों में से 7वीं अनुसूची में ये कहा गया है कि हमारे देश के अंदर जो शक्तियों का बंटवारा है उसकी 3 अनुसूचियां होंगी। ठीक है, उनके आधार पर शक्तियों को बंटवारा किया गया है, जिसमें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची है। ठीक है, बाकी फैक्ट मैंने आपको बता दिया, आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? देखिए, भारत का संविधान अपना जो प्राधिकार है वो कहां से प्राप्त करता है दोस्तों? वो करता है भारत की जनता से। ठीक है, भारत का संविधान किससे प्राधिकार प्राप्त करता है? भारत की जनता से। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि भारत के संविधान में जो शक्ति है के द्वारा ही दी गई, यानी कि हमारी जो प्रस्तावना है वो किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग। ठीक है, किससे वो शुरू होती है? हम भारत के लोग, यानी कि हम लोगों ने ये देश का संविधान, ठीक है, अपने आप को ही, अपने देश को समर्पित किया, आत्मर्पित किया है। इसलिए संविधान अपना प्राधिकार जो है भारत की जनता से ही प्राप्त करता है। ऑप्शन सही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या संविधान में? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वैध प्रभुसत्ता जो है वो
संविधान में निहित है। किस में निहित है दोस्तों? ये है संविधान में ही निहित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि हमारा जो संविधान सर्वोपरि है, ठीक है, इससे ऊपर हमारे देश में कुछ भी नहीं है, संविधान से ऊपर किसी को भी नहीं माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं है, संविधान से ऊपर किसी को भी नहीं माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? दोस्तों भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय है, एकात्मक है, कठोर है, या कुछ एकात्मक कुछ कठोर है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि हमारे संविधान की संरचना है वो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। ठीक है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर है, यानी कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो एकात्मकता की बात करते हैं, यानी कि उसमें केंद्र सरकार को मजबूती प्रदान करते हैं। कुछ एकात्मक और कुछ कठोर हमारे देश की संरचना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न होगा दोस्तों, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? दोस्तों लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड? दोस्तों इस रेवोल्यूशन की जो बुक है, ठीक है, उसके अंदर जो हमें आंसर दिया गया है वो दिया गया फ्रांस। ठीक है, आंसर दिया गया फ्रांस, लेकिन इसका जो लॉजिकल आंसर बनता है, ठीक है, एमपीपीएससी 2006 में क्वेश्चन आया है, आयोग ने फ्रांस ही माना होगा, लेकिन इसका जो अब लॉजिकल आंसर बनता है वो बनता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, देखिए जो अमेरिकी संविधान था, ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा का सर्वप्रथम जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान था वो 1789 में लागू हो गया था। ठीक है, लेकिन फ्रांस का जो संविधान था वो कब लागू हुआ था? 1791 में ये लागू हुआ था। ठीक, फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में होती है फ्रांस की क्रांति। उसके बाद 1791 में ये लागू होता है क्या? फ्रांस का संविधान। लेकिन इससे पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लागू हो गया था, 1789 में लागू हो गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिखित संविधान की अवधारणा जो है सर्वप्रथम कहाँ में बनी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। लेकिन बुक में ये दिया गया तो आप दोनों ही देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन का आपको यही लगाना चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये तो एमपीपीएससी 2006 में उस वक्त माना होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको यही संयुक्त राज्य अमेरिका लगाना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं बुक को पढ़ के एक। ठीक है, बुक में ये क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा 31वें नंबर पे। ठीक है, 31 नंबर पे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन का जो उदय था सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो उदय हुआ वो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं देश के, वही वो सर्वोपरि होते हैं। ठीक है, और हमारे, ठीक है, इनमें संसद सर्वोपरि है, तो यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। हमारे देश में संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है शासन व्यवस्था की, और अमेरिका में अध्यक्षात्मक अपनाई गई है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या साम्यवादी राज्य? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साम्यवादी राज्य। ठीक है, ये हमारे संविधान का दर्शन नहीं है। हमारे संविधान के दर्शन में शामिल है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, समाजवादी राज्य की अवधारणा और राजनीतिक समानता की अवधारणा। ये तीनों हैं, लेकिन साम्यवादी राज्य की नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये कथन ए है। कथन कारण ए है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए होगा। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा सही। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है, ठीक है, आर है वो ए की सही व्याख्या, यानी कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। आपको बताना है कि कौन सी व्यवस्था जो है वो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां या दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संविधान में व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय की जो विशेषता है वो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में संयुक्त रूप से, ठीक है, अपनाई गई है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। संसद, धर्म, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। देखिए, आकार में मध्यम के रूप में वर्णन करेंगे, बहुत छोटा, ये सुसहंत, ठीक है, ये सुसहंत है, बहुत छोटा है, सुसहंत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, यह लिखित संविधान नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विश्व के सबसे बड़े संविधानों में, यानी कि पूरा डिटेल में जो लिखे गए संविधान उनमें से एक हमारा भारतीय संविधान है। इस रूप में हम इसका वर्णन करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको। केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक, भाषाई एवं नरजातीय अल्पसंख्यकों को। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्राप्त करता है हमारा संविधान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों ये हमारे आज के टोटल प्रश्न थे, ठीक है। टोटल हमारे हमने कितने प्रश्न देखे इसमें, 37 प्रश्न देखे हैं हमने, ठीक। आज के हमने ये 37 प्रश्न देखे हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एग्जाम बैच को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इसके अलावा आप हमें हमारे ये जो सोशल मीडिया लिंक है, ठीक है, ये सोशल मीडिया लिंक है, इनमें हमें फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक था। ऐसे ही नए टॉपिक के साथ नए वीडियो लेके आपके लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।